आज हम बात करते हैं नए लेसन की, जिसका नाम है मानव का तंत्रिका तंत्र, या जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ ए मैन। तंत्रिका तंत्र इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र के बारे में आप निचली कक्षाओं 11th 10th 9th में पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिएगा कि तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है? हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर का जो नियंत्रण किया जाता है एक प्रकार से, तो शरीर का जो नियंत्रण है वो किसके कारण किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। परिभाषा आप ऐसे बताएंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों जितने भी अंग है वो समस्त कार्य करेंगे। विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में संतुलन व सामंजस्य, जितने भी शरीर के अंग है वो जो कार्य कर रहे हैं उनके बीच में क्या बनाना? संतुलन बनाना। और क्या बनाना? सामंजस्य बिठाना। बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। शरीर पर नियंत्रण करना एक प्रकार से, हमारे शरीर में जितने भी कार्य होंगे, जो भी अंग हैं वो कार्य करते हैं, तो जितने भी अंग हैं उनमें सामंजस्य बिठाना एक दूसरे के कार्यों के बीच में, और उनमें उनका संतुलन बनाना कार्यों का। वो जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होगी। आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को हमने न्यूरॉन भी कहते हैं, आपको ध्यान है। तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक जाल बनाती है और पूरे शरीर में फैली होती है। दर्द का अनुभव जो है वो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। आपको पता है, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए आपसे कि पादप होते हैं, उनकी शाखा पत्तियां तोड़ने पर उनमें दर्द नहीं होता, जबकि हमारे थप्पड़ मारने से दर्द का अनुभव होता है, तो ये भी किसके कारण? तंत्रिका कोशिका के कारण, क्योंकि पादपों में तंत्रिका कोशिका नहीं होती। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, इसलिए हर चीज का हमें अनुभव होता है। अब हम आगे बात करें कि तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। यानी मैं कह सकता हूं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। अब इसके कार्य की बात करें कि तंत्रिका तंत्र क्या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहला जो कार्य है इसका वो है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है। संचालित व नियंत्रित करता है। सबसे पहला कार्य ये है कि जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो वर्क करेंगे उन वर्कों को संचालित करवाना और उनका नियंत्रण करना किसका काम होगा? तंत्रिका तंत्र का। दूसरी बात करें तो जो हमारे शरीर में संवेदी अंग है, जो क्या करते हैं? संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इन संवेदनाओं के द्वारा हमारी बॉडी को बाह्य वातावरण के बारे में जानकारी देना, बाह्य वातावरण की जो सूचना है उसको ज्ञात करवाना। जैसे कि मान लीजिए बाहर ठंड है, सर्दी है या गर्मी है वातावरण में, तो उसका जो हमें अनुभव होता है वो किसके कारण होता है? तंत्रिका तंत्र के कारण। हमें दुख है, पीड़ा है, या मान लीजिए हमारे पैरों में कांटा चुभ गया, दर्द का अनुभव होता है, तो बाह्य वातावरण से जो भी उद्दीपन हम ग्रहण करते हैं, बाह्य वातावरण में ठंड है तो हमें कंपकंपी हो जाएगी, गर्मी है तो पसीना आने लगेगा। तो ये सब चीजें जो हो रही है, जिसका हमें बाहर से बाह्य वातावरण से सूचनाओं का जो एहसास हमें करवाया जा रहा है, वो किसके माध्यम से करवाया जा रहा है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से करवाया जाता है। तीसरी अगर हम बात करें
तो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक पेशियां हैं इन पे कंट्रोल करता है, इन पे नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों के द्वारा ऐच्छिक कार्य किए जाते हैं या मैं कहूँ ऐच्छिक कार्य ऐच्छिक पेशियों के द्वारा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मेरी मर्जी से हिला रहा हूँ, मेरी इच्छा अनुसार हिला रहा हूँ, तो हाथ में जो पेशियां हैं वो कैसी है? ऐच्छिक पेशियां हैं। तो वे कार्य जो हमारी इच्छा अनुसार होते हैं, हम कर सकते हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन रखता है? तंत्रिका तंत्र। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां जैसे कि हृदय का धड़कना, हृदय अपने आप धड़कता है, ऐसे नहीं कि हम उसे रोक सकते हैं और 5 मिनट बाद में दोबारा उसमें स्पंदन प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। पाचन क्रिया हम नहीं रोकते, हम ऐसे नहीं कि पाचन अभी हो 5 मिनट बाद में हम रोक दें उसको। तो ये जो क्रियाएं हो रही है आहार नाल की, हृदय की, आंखों की पुतलियां हैं, ये अनैच्छिक पेशियों के कारण होती है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं होता, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती। तो इन पे भी कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तो ये विभिन्न प्रकार के तंत्र के कार्य हैं जो ये मतलब कहने का मतलब इसका एक ही है, हमारी पूरी बॉडी पे जो कंट्रोल हो रहा है वो तंत्रिका तंत्र के कारण ही हो रहा है। आगे हम बात करते हैं तंत्रिका जो तंत्र है ये प्राणियों में 2 प्रकार का होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र के रूप में ही होता है, एक अंतःस्रावी तंत्र के रूप में होता है। हमारी बॉडी पर जो प्राणी है, इन प्राणियों में जो नियंत्रण है वो 2 प्रकार के तंत्रों द्वारा होता है। नियंत्रण तंत्र जो है 2 प्रकार का है, जैसे कि एक तो है तंत्रिका तंत्र और एक है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में हम ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र हम पढ़ेंगे, इससे अगले वाले से अगला जो लेसन है वो इसी का है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इन तीनों तंत्रिका तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? जो सूचना होगी, जो बाह्य वातावरण से सूचना मिल रही है, इस सूचना पर कार्य करेगा और हमें उस बात का, उस सूचना का एहसास करवाएगा, उस सूचना के बारे में हमारी बॉडी को बताएगा कि बाहर से ये सूचना मिल रही है। जैसे बाहर ठंड है या बाहर मान लीजिए कोई दर्द का अनुभव हो रहा है, किसी ने थप्पड़ मार दिया बाहर से, या मान लीजिए कांटा चुभ गया, तो कांटे चुभने का जो दर्द का जो अनुभव है हमें वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करवाता है। इसमें 2 प्रकार के अंग काम करते हैं, अंग भाग लेते हैं। एक तो मस्तिष्क होता है और एक होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की बात बाद में करेंगे। मेरुरज्जु के बारे में इतना बता देता हूँ, ये होता कहाँ पे है? तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी रीढ़ की कशेरुकदंड होती है, उसमें एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। इसकी बात हम मस्तिष्क के बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं इसमें तंत्रिका तंत्र में। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम किसकी बात कर रहे हैं? मस्तिष्क की। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है ये शरीर का सबसे कोमल अंग है, शरीर का सबसे कोमल अंग है, जो करोटी के, ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है ये करोटी कहलाता है, करोटी के कपाल में सुरक्षित रहता है। करोटी के कपाल के भीतर सुरक्षित रहता है। जो नर होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं, इनमें जो वजन होता है मस्तिष्क का वो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम।
और महिला जो होती है या स्त्रियां जो होती हैं, मादाएं जो होती हैं, उनमें जो होता है वो 1250 ग्राम 1250 ग्राम का मस्तिष्क होता है। आगे हम बढ़ते हैं। जो मस्तिष्क होता है इसके बाहर की ओर मस्तिष्क आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मस्तिष्क आवरण, यानी ऊपर एक संरचना द्वारा ढका होता है जिसे हम मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। मस्तिष्क आवरण जो होते हैं इसमें 3 झिल्लियां होती हैं। कितनी झिल्लियां होती हैं? 3 झिल्लियां होती हैं। इन 3 झिल्लियों की बात करते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। 3 झिल्लियों की बात करते हैं। ये पहली झिल्ली है, ये दूसरी झिल्ली है, ये तीसरी झिल्ली है। 3 झिल्लियां जो होती है मस्तिष्क आवरण बनाती है। इसका नाम है ड्यूरामेटर, या इसे बोल देते हैं दृढ़ तानिका। इसका नाम है अरेकेनोइड, या इसको बोल देते हैं जाल तानिका। इसको बोलते हैं पायामेटर, या बोल देते हैं इसको मर्दूतानिका। 3 जाल हैं। मर्दूतानिका के बाद में यहाँ पे मस्तिष्क आ जाता है। क्या आ जाता है? मस्तिष्क। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो गुहा आपको दिखाई दे रही है ड्यूरामेटर और अरेकेनोइड के बीच में, इस गुहा का नाम होता है सब ड्यूरल केविटी। इसका नाम होता है सब ड्यूरल केविटी। ये जो ये गुहा है इन दोनों के बीच में, ये गुहा क्या कहलाती है? सब ड्यूरल केविटी। इसी प्रकार अरेकेनोइड और पाइयामेटर के बीच में ये जो गुहा है, इस गुहा को बोलते हैं सब अरेकेनोइड केविटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले इनकी, मैं थोड़ा यहां से मिटा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरामेटर की। ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका क्या होती है? तो ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी झिल्ली। उसके बाद में बात करें तो ये बड़ी तथा मोटी होती है। ये जो झिल्ली होती है ये झिल्ली बड़ी तथा मोटी होती है। आगे हम बात करें तो ये फाइब्रम संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होती है। फाइब्रम संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होती है। ठीक है। ड्यूरामेटर की बात कर रहे हैं। दृढ़ तानिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, बड़ी मोटी होती है, फाइब्रम संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। और ये जो ड्यूरामेटर होती है ये क्रेनियम अस्थि से जुड़ी होती है। क्रेनियम अस्थि से जुड़ी हुई, बाहर जो कपाल होता है जो अस्थि से निर्मित होता है ऊपर की ओर, उस ऊपर वाले कपाल से जुड़ी होती है। यानी क्रेनियम जो अस्थि होती है ऊपर वाली, उससे क्या होती है? क्योंकि अस्थि का एक खोल होता है, उस अस्थि के खोल में मस्तिष्क उपस्थित होता है। तो अस्थि जो होती है ऊपर से वो होती है क्रेनियम अस्थि, इससे जो दृढ़ तानिका ड्यूरामेटर जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं अरेकेनोइड की। अरेकेनोइड जो है, अरेकेनोइड की बात करते हैं। अरेकेनोइड जो है ये मध्य स्तर है। कैसा स्तर है? बीच का स्तर है या बीच की झिल्ली है। और ये जो झिल्ली होती है इसमें कोमल कोलेजन तंतु, कोमल कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इलास्टिन तंतुओं की, फाइबर की बनी होती है। ये अरेकेनोइड के बारे में हो गया। हम बात करते हैं पाइयामेटर की। पाइयामेटर जो होता है ये क्या होता है? ये देखिए मस्तिष्क के जस्ट ऊपर वाली है, यानी मस्तिष्क की से क्या होगी? ये जुड़ी हुई, चिपकी हुई होगी। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे आंतरिक झिल्ली है। उसके बाद में बात करें तो ये पतली होती है और मुलायम होती है। क्या होती है? पतली और मुलायम होती है। मैंने आपको बताया मस्तिष्क से जुड़ी होगी, मस्तिष्क से चिपकी होती है।
मस्तिष्क जो होता है इससे चिपकी होती है और पारदर्शी होती है। मस्तिष्क से जुड़ी होगी, चिपकी हुई होगी और पारदर्शी होगी। आगे बात करें, ये दो जगहों पर उभार बनाती है। क्या बनाती है? दो जगहों पर उभार। इस प्रकार से देखिएगा, ये जो झिल्ली है इस प्रकार से नीचे की ओर ऐसे उभार बनाती है। ये जो उभार होते हैं, इन उभारों को हम रक्तक जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक जालक। और ये जो रक्तक जालक है, इस रक्तक जालक के द्वारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्त्रावित होता है। क्या होता है? CSF। रक्तक जालक, पाइयामेटर, नीचे दो उभार होते हैं पाइयामेटर के अंदर, ये दोनों उभार क्या कहलाते हैं? रक्तक जालक। और इन रक्तक जालक से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव स्त्रावित होता है। और इसके अंदर होता है ये प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। यहाँ पे क्या पाया जाता है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अरेकेनोइड और पाइयामेटर के बीच में पाया जाता है, जो रक्तक जालक के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो ये जो CSF होता है, इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है? देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। CSF की बात करते हैं। CSF किसके बीच में है? अरेकेनोइड और पाइयामेटर के बीच में। पाइयामेटर में जो रक्तक जालक है, इनके द्वारा स्त्रावित होगा एक द्रव होता है, जिसे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भी कह देते हैं। इसका हिंदी में नाम बता रहा हूं, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, या इसको बोल देते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF जो होता है अरेकेनोइड पाइयामेटर के बीच में होता है, रक्तक जालक द्वारा स्त्रावित होता है। आगे बात करें तो इस CSF जो होता है, इसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट, सल्फेट, इसके अलावा बाइकार्बोनेट, इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, इस प्रकार के कुछ पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। ये जो CSF होता है, इसकी मात्रा 150 ml होती है। कितनी ml होती है? 150 ml होती है। होता क्या है, अगर ये 150 ml से ज्यादा हो जाए, जब CSF की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाए, तो मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस, जिसे हम बोलते हैं मस्तिष्क आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है CSF के अधिक होने से। 150 ml होता है नॉर्मली। अगर इसके कार्यों की बात करें, CSF कार्य क्या करता है, तो सबसे पहले बात करें, ये मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये नमी बनाए रखता है। यहाँ पे क्या करता है? नमी बनाए रखता है। और इसके अलावा जो पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो पोषक पदार्थ, जैसे ऑक्सीजन है, कोई खाद्य पदार्थ है, पोषण से संबंधित पदार्थ है, तो उनका एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर CSF के द्वारा ही होता है। ये आगे से पीछे की ओर बहता है, आगे से पीछे की ओर बहता है। ठीक है, और ये हमने बात की इसके कार्यों की। तो 3 कार्य बताए मैंने आपको। CSF जो है अरेकेनोइड पाइयामेटर के बीच में होगा। ये CSF का निर्माण कैसे होगा, तो पाइयामेटर की जो अंदर उभार बनाए, जिस पाइयामेटर ने रक्तक जालक जिन्हें हमने कहा, इनके द्वारा ये स्रावित होगा। इसके प्रकारों की बात करेंगे कल। ये हमने नॉर्मली मस्तिष्क का अध्ययन किया, इसके जो प्रकार हैं उसको हम कल पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।